दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। मंडे से आने वाला जो मंडे है फिर हम उत्तराखंड जिला सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज आपकी जो क्लास आएगी वो जो आपकी क्लास है वो हिंदी की क्लास रहेगी, ठीक है। तो हिंदी की क्लास हम लोग ऐसे ही रैंडमली लाएंगे कभी कभी बीच में, ताकि 21 मार्च जब प्रवक्ता का पेपर होगा तब उत्तराखंड जिला सीरीज अगर कंप्लीट हो जाएगी तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार होगा, ठीक। इसीलिए मैंने हिंदी रोकी हुई है। 21 मार्च के बाद आपकी हिंदी की क्लासेस का नंबर बढ़ेगा, रीजनिंग वगैरह जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए हिंदी में आज का जो टॉपिक है मैं लेके आया हूँ क्रिया, और ये निश्चित रूप से क्वेश्चन पेपर में आता है और वहाँ आप लोग कन्फ्यूजन भी होते हैं, यानी आपको कन्फ्यूज हो जाता है कैसे इसमें क्वेश्चन मतलब क्या पूछेगा या कैसे इसको सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। कल मैंने टिहरी गढ़वाल का लास्ट जो वीडियो बनाया था, मतलब उसमें मैं मेले वगैरह पढ़ा था। जो कुंजापुरी मेला है यानी जो मेला लगता है वहाँ पे, वो अक्टूबर नवंबर माह के समथिंग लगता है, वो अप्रैल वाली नवरात्रि में नहीं लगता है, ठीक है। वो आप लोग सही कर लेना। देखिए आज का जो टॉपिक है क्रिया यानी वर्ब। अब हिंदी में हमको ये टॉपिक देखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है। आप सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि क्रिया होती क्या है, इसको कैसे डिफाइन करें, क्या करें, समझाऊंगा मैं आराम से। इत्मीनान से आप देखना और आराम से इसका नोट्स बनाना। देखिए ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार के शब्द हैं, मतलब ठीक है, हिंदी के अंदर एक प्रकार के शब्द जिससे आपको ये नॉलेज होता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि कोई काम हो रहा है या किसी काम के पाए जाने की संभावना है। यानी एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, ठीक है। तो क्रिया की डेफिनेशन लिख लीजिए, एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने की संभावना। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द, शब्द के नीचे हाईलाइट करना है, ठीक है, जिससे किसी कार्य के होने, जिससे किसी कार्य के होने, ठीक, या करने की संभावना, किसी कार्य के होने, एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने की क्या होती है? संभावना पाई जाती है, ठीक है। किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, करने का पता चलता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये क्या है क्रिया अपने आप में आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ इस शब्द से कोई ना कोई वर्क हो रहा है, ठीक है। तो सीधे सीधे इस शब्द को हाईलाइट कीजिए। तो एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने यानी कोई काम हो रहा है या किसी कार्य के करने की क्या पता चलता है? आपकी पता चलता है, नहीं पता चलता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, जिसको वर्ब कहते हैं। अब इसमें कैसे समझोगे? जैसे जाना, गाना, पीना, रोना, खाना, ये सब के सब क्या पता चल रहा है आपको? क्रिया, मतलब एक काम हो रहा होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखोगे एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ लिखा पढ़ना। अब बताओ ये एक शब्द है, इससे क्या मैसेज आ रहा है आपको? कोई पढ़ रहा होगा तो कोई ना कोई वर्क कर रहा है, यानी किसी काम के होने की संभावना का पता चल रहा है। नहीं पढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। जैसे खाना, खाना मतलब जो ईटिंग वाला, ठीक है, ईट यानी खाना कर रहा है, नहीं वो कोई ना कोई खाना खा रहा है। जैसे दौड़ना, इससे आपको क्या पता चल रहा है? कि कोई ना कोई इंसान दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, ठीक है। यानी पढ़ना, खाना, दौड़ना। इसके अलावा हंसना, पीना, रोना, सब के सब क्या है आपको? क्रियाएं, ठीक है। जैसे हंसना, रोना, ठीक, पीना, ये सब के सब क्या है? अपने आप में क्रिया है। क्यों? ये एक ऐसे शब्द हैं, पहली डेफिनेशन देख लीजिए, ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने यानी कोई काम हो रहा होगा उनका मैसेज आएगा, ठीक है। पढ़ना एक कार्य होता है, खाना एक काम होता है, दौड़ना एक काम होता है, हंसना एक अपने आप में वर्क टाइप समझ लीजिए, रोना समझ लीजिए, पीना समझ लीजिए। यानी इससे क्या पता चल रहा है? किसी न किसी एक्टिविटीज का पता चल रहा है। इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपको इन वर्ड से क्या पता चल रहा है? कोई ना कोई एक ऐसी प्रोसेस की जा रही है जिससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये काम हो रहा है, ठीक है। तो अपने आप में इन्हीं शब्दों को क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है, ठीक है। पहली चीज क्रिया क्या होती है? ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने की संभावना पाई जाती है, उन्हीं शब्दों को क्रिया कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको ये लिखा के बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि क्या होते हैं। अब देखिए इसी में एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज आती है, इसको इरेज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। अब बहुत से लोगों को वो धातु समझ में नहीं आती कि क्या होता है करके, ठीक है। और पेपर में कभी कभी पूछ भी सकता है कौन सी एक धातु है या कौन सी क्रिया है। देखो पूछ देगा क्वेश्चन, धातु भी पूछेगा, मेटल से संबंधित नहीं है, जो साइंस में आप मेटल पढ़ते हैं उससे नहीं, हिंदी के अंदर क्या होती धातु वो बताता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा वो भी ध्यान रखना। देखिए
धातु किसको कहते हैं? पहली चीज, धातु एक ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया का मूल रूप होता है, यानी क्रिया के ही मूल, यानी क्रिया का जो मूल होता है, बेसिक होता है, जहां से क्रिया उत्पन्न होती है, उसी को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो सीधे सीधे डेफिनेशन लिख लीजिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक क्रिया नहीं समझोगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखिए, अभी क्रिया का मूल रूप क्या हुआ, इसी को धातु कहते हैं। अब कैसे समझ में आएगा? देखिए, अब जैसे आपने क्रिया पढ़ी थी, अभी मैंने आपको दौड़ना बताया था, खाना बताया था, पीना बताया था, तो मैंने क्रिया क्या कहा था? जैसे कोई क्रिया एग्जाम्पल बताई थी, खाना बताया था, ये क्रिया बताई थी एक पीना, एक बताया था दौड़ना। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। ठीक है, अब इसमें इसी का एक मूल है। इस खाना में अगर आप खा को देखोगे, ये खा क्या हो गया? अपने आप में इसका मूल हो गया। ठीक है, ये पीना में इसका पी देखोगे, यानी ना को हटाओगे तो पी क्या हो गया? मूल हो गया। इस दौड़ना में इसका दौड़ लगाओगे तो वो क्या हो गया? इसका मूल हो गया। यानी क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जो खा, पी, दौड़, ये सब के सब क्या है? अपने आप में धातु हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? ऑप्शन दे देगा, खाना, पीना, दौड़ना या पी। तो उस टाइम क्या करोगे? पी। ठीक है, यानी क्रिया का मूल रूप अपने आप में क्या होता है? धातु होता है। जैसे जाना का क्या होगा? बताओ, जाना का क्या होगा? धातु जाना। जाना का धातु क्या हो जाएगा? जा। ठीक है, मूल रूप उसका क्या है? जा है। रोना का क्या हो जाएगा? रो। यानी अपने आप में नॉर्मली बहुत सी जगह आपको ना लिखा लिखेगा, अगर ना हटाओगे तो वो आपका धातु बन जाता है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं होगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ों में नहीं लगता है, लेकिन 90% ये इसी से संबंधित है। अगर ना हटाओगे तो आपका क्या मिल जाएगा? उसकी धातु मिल जाएगी उस क्रिया की। ठीक है, अब देखिए, कई शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया भी होते हैं या धातु भी होते हैं। अब देखिए, जैसे आपने धातु समझा, तो एक और चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, एक और चीज़ आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, दो चीज़ें मैं लिखूंगा, आपको ध्यान देना। एक मैंने जाना लिखा, एक जा लिखा। ठीक, क्या लिखा? जाना। जाना अपने आप में क्रिया है, आप लोग ये मानते हैं। ठीक है, जाना क्या है? एक वर्ब है। और जा क्या हो गया? एक धातु होगी। जा क्या है? एक धातु है। ठीक है, अब देखिए, जाना क्रिया है, जा धातु है। अब इसमें एक चीज याद रखना है, आपने जाना में से ना हटाया, यानी मूल धातु बची, मूल जो शब्द बचा उसी को धातु कहते हैं। तो ये धातु हो गया। तो ध्यान रखना, धातु हमेशा धातु के साथ साथ क्रिया भी हो सकती है, यानी हमेशा नहीं, धातु अपने आप में क्रिया भी हो सकती है। यानी कोई ऐसा चीज जो धातु हो, वो पॉसिबल है कि वो क्रिया भी हो सकती है। जा एक क्रिया भी हो सकती है और धातु भी, लेकिन जो क्रिया होगी वो कभी भी अपने आप में सिंगल धातु नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो क्रिया होगी वो धातु नहीं होगी, वो क्रिया ही होगी, लेकिन जो धातु होगी वो अपने आप में क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो पहले क्रिया क्या होती है? ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने की संभावना या प्रकट होती है, उसको क्रिया कहते हैं। दौड़ना, खेलना, हंसना, रोना, सब के सब क्या है? क्रिया है, वर्ब हैं। और धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप अपने आप में धातु कहलाता है। अगर आप ना प्रत्यय हटाओगे तो आपको बहुत जगह ना हटाते ही क्या मिल जाएगा? धातु मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, क्रिया के आते हैं, भेद आते हैं कि ये क्रिया के क्या भेद होते हैं। ठीक है, पहला लिख लीजिए आप, रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। क्या लिखेंगे? रचना या कर्म की दृष्टि से। ठीक है, रचना या कर्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से मेनली। ठीक है, इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, रचना या कर्म की दृष्टि से दो भेद होते हैं, हम लोग ने वो देखना है। पहला आप लोग लिखेंगे, देखिए, भेद बनाने रचना या कर्म के आधार पे कितना बताया मैंने? दो। ठीक, पहला क्या लिखोगे आप? सकर्मक। क्या लिखोगे? ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पेपर में आता है, इसको इंपॉर्टेंट भी कर देना है। ठीक है, दूसरा लिखोगे अकर्मक। क्या लिखोगे? अकर्मक। ठीक, अब देखिए, एक चीज मैं पहले स्पष्ट कर दूं, आपको जब क्रिया पढ़ोगे हर किताब में आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा कि स्पष्ट कितने प्रकार से इसका विभाजन किया है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग चीजें दिखने को मिलेंगी निश्चित रूप से, चाहे लुसेंट पढ़िए, चाहे हरदेव बहारी की किताब पढ़िए, कोई अदर किताब पढ़िए, इसमें आपको ऐसे ही दिखने को मिलेगा। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो लगभग कंबाइंड आता है, जो सब किताबों में आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक, अब देखिए, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज इसमें क्या करना है,
हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ाया था। उपसर्ग मतलब जब मैंने सौ बताया था, सौ का क्या अर्थ था, के साथ, यानी सौ कब आता था, कोई उसमें नई चीज इंक्लूड हो रही होगी। तो कर्म क्या है, सौ मतलब सौ यानी कोई चीज इंक्लूड कर रखी है। और कर्म मैंने आपको बता रखे हैं जब मैंने आपको कारक चिन्ह बताए थे, कर्ता ने कर्म को, याद कीजिए, ठीक है। कर्ता मतलब जो करने वाला था, मेन रोल जो था, कर्म यानी उस पर जिसका प्रभाव पड़ता था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कर्म आएगा, सकर्मक में सीधे सीधे अर्थ है कर्म होगा, विथ कर्म, यानी जो कर्म है वो जो सेंटेंस होगा या वाक्य होगा उसमें कर्म की प्रधानता होगी। और अकर्मक में अ किसके लिए यूज होता था, उपसर्ग में, नेगेटिव सेंस में, यानी नहीं के लिए यूज होता था। तो इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होगी, यानी इसमें कर्म नहीं दिखेगा, इसमें कर्म आपको दिखेगा। इसकी दोबारा पुनः दो कैटेगरी की जाती है। सकर्मक को लिखा जाता है एक तो एक कर्मक और दूसरे को लिखा जाता है द्विकर्मक। क्या लिखा जाता है, द्विकर्मक, ठीक है। यानी ये फिर दो कैटेगरी में बढ़ गया, एक को बोला गया एक कर्मक और दूसरे को क्या बोला गया, द्विकर्मक बोला गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी को पढ़ना है। आप लोग इसको ऐसे ही बनाइए, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूंगा इसको। सबसे पहले सकर्मक और अकर्मक देखते हैं, ठीक है। देखिए सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। पहला जो आता है आपका सकर्मक, ये कैसे इसको समझना, पेपर में से क्या क्वेश्चन आता है, देखिए सकर्मक बहुत इजी है, बहुत आसान है, इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। दूसरा है अकर्मक, क्या है, अकर्मक, ठीक। अब देखिए सकर्मक मतलब इसमें कर्म की प्रधानता होगी। तो सीधे सीधे इसका मतलब होता है एक जिस क्रिया का प्रभाव, क्रिया आप समझ गए, वर्ब, कर्ता पर न पढ़ के कर्म पर पड़ता हो, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता हो। पहले इसको डेफिनेशन लीजिए और एक लंबी सी सांस लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, जिस क्रिया का प्रभाव, अभी बताता हूं, ठीक है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े, कर्ता पर न पढ़कर, अभी समझाता हूं, ठीक है, पढ़कर कर्म पर पड़े, कर्म पर पढ़े। अब आप कहोगे सर क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं एक लंबी सी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और ये कहिए कि मुझे आ जाएगा, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक। मैंने क्या कहा, जिस क्रिया का प्रभाव, यानी इसमें क्रिया को हाईलाइट कीजिए, कर्ता पर न पढ़कर कर्म को हाईलाइट कीजिए, यानी सीधे सीधे जो वर्क किया जा रहा होगा ना, जो क्रिया होगी, जो वर्ब होगा, उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कर्म पे, उस पे नहीं पड़ेगा जो कर रहा होगा। यानी कर्ता कौन होता है, जो प्रथम होता है, सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, उस पे न पढ़ के वो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा। अब कर्म क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, जो सेकंड टर्मिनोलॉजी मैंने कारक में बताया था आपको, अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये होते क्या हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, पहली चीज। और यहां अकर्मक के नीचे डेफिनेशन लिखो आप, अकर्मक के क्या लिखोगे, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े, इसमें कर्ता पे नहीं पड़ना, सीधे सॉरी किस पे पड़े, कर्ता पर। इसमें क्या लिखोगे, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़े, ठीक है। यानी कि क्या लिखोगे, जिस क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, सीधे कर्ता पर पड़े, ठीक है, कर्ता पर पड़े। ये क्या हो गया, आपका अकर्मक क्रिया होगी। अब मैं इसको समझाऊंगा कैसे। आप लोग ऐसी ही डेफिनेशन लिखिए, पहले में जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े, और यहां लिखोगे जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़े, यानी डायरेक्ट करने वाले पे प्रभाव पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख दी। अब देखिए मैं इसको समझाता हूं इसके एग्जाम्पल से, ठीक है। देख लीजिए, इरेज कर रहा हूं पहला वाला। सकर्मक की डेफिनेशन देखिए, किस पे पड़ रहा प्रभाव, डायरेक्ट क्रिया का, डायरेक्ट कर्म पे पड़ रहा है, आपका कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। एक एग्जांपल दिखता हूं, राम पुस्तक पढ़ता है। एग्जांपल देखो क्या लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पहला एग्जांपल लिखा दिया। अब देखो इसमें क्रिया क्या होगी, वर्ब, पढ़ने की क्रिया, क्या होगी, वर्ब, पढ़ने की क्रिया। तो डेफिनेशन याद कीजिए, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़ के, कर्ता कौन है, राम है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। राम के द्वारा क्या किया जा रहा है, पुस्तक, यानी ये पुस्तक क्या है, कर्म है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, पुस्तक पे पड़ता है, तो अपने आप में सकर्मक हो गया। अब आप कहोगे सर ये कैसे समझ में आएगा, सिंपल सी बात है, आप लोग इसकी पहचान करने के लिए एक काम करना, जो क्रिया है, यानी कौन है, क्रिया है, नोट करके लिखना, पहचान, नोट करके लिखोगे पहचान, ठीक है। कैसे इसको पहचानना है, डैश करके लिखो, क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, क्या करेंगे, क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, और जो प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या और किसने कहोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, क्रिया से क्या
ऑब्लिक किसको, किसने नहीं है किसको, क्रिया से क्या ऑब्लिक किसको पूछेंगे। अभी समझाता हूं, ठीक है, क्या और किसको पूछेंगे। यदि जवाब मिला तो सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, पूरा लिखो। क्रिया से इसके नीचे हाईलाइट कर देना, क्या ऑब्लिक किसको पूछेंगे। यदि जवाब मिला तो सकर्मक क्रिया होगी, यदि जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, सीधे सीधे यदि जवाब मिला तो सकर्मक होगी, यदि जवाब नहीं मिला तो अकर्मक होगी। पूरी डेफिनेशन लिखना नोट करके। क्रिया से क्या ऑब्लिक किसको पूछेंगे, यदि जवाब मिला तो सकर्मक क्रिया होगी, नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, आपने नोट करके इसकी पहचान लिखी होगी। अब बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, दो चीजें मैंने कहा, एक क्या और किसको। ठीक है, अब बताओ किससे पूछना है, क्रिया से। क्रिया कौन है, पढ़ना। अब इससे क्वेश्चन करो, क्या पढ़ता है, यही तो कहा मैंने, क्या पढ़ता है। सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा आपको। क्या पढ़ता है, कुछ तो पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़े, पुस्तक पढ़े, यानी आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ आंसर मिल रहा है। आंसर मिलते ही पढ़ता है तो कुछ तो पढ़ रहा होगा, पुस्तक, तो आपको जवाब मिल गया, पुस्तक पढ़ता है, तो आंसर क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, किसको पढ़ता है, कुछ भी पढ़ सकता है। ठीक है, बुक को पढ़ता है, कुछ भी करता है, तो आपको जवाब मिल रहा है, तो सीधे सीधे मतलब क्या हो गया, सकर्मक क्रिया होगी। जैसे एक और एग्जांपल, कर्णिका नृत्य करती है। क्या लिखा मैंने, कर्णिका नृत्य करती है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब बताओ इसमें क्या है, कोई चीज करने की क्रिया हो रही है, इस क्रिया से करती है जो, इससे प्रश्न पूछो, क्या करती है, आंसर मिला, नृत्य करती है, भांगड़ा करती है, कुछ भी करती है। ठीक है, तो जैसे ही क्या कहा आपको आंसर मिल गया नृत्य, तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया होगी। तो आपसे पेपर में जब क्वेश्चन दिया रहेगा कि राम पुस्तक पढ़ता है में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, अकर्मक क्रिया, वहां बेहोश होने का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि सर ने क्या या किसको पूछना कहा है, किससे, क्रिया से पूछोगे। इस क्रिया से आप क्वेश्चन करोगे, क्या, सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा नृत्य। अगर मैं कहूंगा राम खाता है, आप कहना क्या खाता है, कुछ तो खा रहा होगा, आम खाए, अमरूद खाए, भोजन करे, रोटी खाए, चावल खाए, कुछ तो खा रहा होगा। आपको सीधे सीधे जवाब मिल जाएगा कि ये खा रहा है। अपने आप से पूछना, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा आता है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। सकर्मक, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े। ठीक है, अब देखना, जब हमने पहले वाला पढ़ा था, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक, ये बताया था मैंने आपको। अब देखियो क्या कर रहा था, क्रिया पढ़ने की, इससे क्वेश्चन पूछा क्या पढ़ता है, आपको जवाब मिला पुस्तक। प्रभाव किस पे पड़ा, कर्म पे पड़ा। कर्म पे प्रभाव पड़ते ही आपको समझ आ गया कि डेफिनेशन के अनुसार इसका आंसर सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब सेकंड आता है अकर्मक क्रिया। अब आप कहोगे सर ये अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखिए, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, और इससे भी क्वेश्चन करोगे, जब इसमें आप क्वेश्चन करोगे क्या और किसको। ठीक है, इसको आंसर करोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। तो जवाब नहीं मिलेगा तो सीधे सीधे अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे, जैसे सीधे सीधे अगर मतलब पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखो अकर्मक क्रिया का, पक्षी। देखो इस चीज को ऐसे ही आप लोगों ने पकड़ना है, इसकी नब्ज है ये, इसको इसी तरीके से आप लोग तैयार करोगे। ठीक, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। ठीक, अब बताओ क्रिया क्या है, इसमें क्रिया है उड़ने की। क्या है, उड़ने की। अब उड़ना क्या हो गया, इसमें क्रिया होगी। अब डेफिनेशन याद करो, जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे डायरेक्टली किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। कर्ताएं कौन है, पक्षी हैं, खुद ही तो है वो, मेन सब्जेक्ट तो पक्षी है, बर्ड्स, तो इसी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे, अब देखो क्रिया क्या हो गया, अब क्वेश्चन करो, किसने कहो या कौन कहो, क्रिया क्या हो गया आपका, उड़ते हैं। आप क्वेश्चन लगाओ, कौन या किसको। ठीक है, यही तो क्वेश्चन करोगे, मतलब सॉरी, क्या या किसको। ठीक, क्या या किसको, यही तो क्वेश्चन करोगे। अब बताओ क्रिया से क्वेश्चन करो, क्या उड़ते हैं, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा, पक्षी मिलते हैं। ठीक है, कहां गया, सीधे ये पक्षी पे चला गया, और पक्षी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा, तो कौन सा होगा, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये इस टाइप से, तो ये अपने आप में कैसी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अब आपको ये तो इजीली छांटना आ जाएगा, जैसे कोई भी चीज होगी, ठीक, वह रोता है। अब इससे क्वेश्चन करो, वह रोता है, क्वेश्चन है जैसे वह रोता है, वह
रोता है। क्वेश्चन करो क्या, अगर रोने से पूछो क्वेश्चन करो क्या रोता है, कुछ मिला? रोना तो कुछ अपने आप में रोना ही है, क्या रोएगा? कुछ अलग तो नहीं रोएगा, रोना तो रोना ही है। वह रोता है, क्या रोता है? जवाब नहीं मिला। कौन रोता है अगर आपसे पूछता है तो वह रोता है, यानी आप रोने की प्रोसेस कहां चलेगी? सीधे सीधे मेन आपका जो होता है जो करने वाला है, यानी उस पे सीधे अगर प्रोसेस जा रही है तो आपका वो अकर्मक। तो सीधे सीधे सकर्मक को याद रखना। सकर्मक के लिए आपको एक ही चीज पकड़नी है, उसकी नब्ज ये है कि आप उसे क्या या किसको कहोगे। तो जवाब मिलेगा तो सकर्मक, और इस वाले में क्या और किसको कहोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल, और वह जाता है, सीता हंसती है। ठीक है, कहीं भी देखो सीधे सीधे उसी पे प्रभाव पड़ रहा होगा। क्या हंसती है थोड़ा ना कहोगे किसी को, किसको हंसती है थोड़ा ना कहोगे, तो डायरेक्ट आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। अब पेपर में मेन चीज क्या आती है, आपको सीधे सीधे एक लाइन लिखा रहता है, एक वर्ड दिया होगा, बोलेगा कौन सा सकर्मक क्रिया है, कौन सा अकर्मक क्रिया है। तो उसकी पहचान के लिए भी यही है। देखो अगर आपसे ये पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सी एक सकर्मक क्रिया है, पढ़ना। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे पढ़ना लिख दिया, इसके अलावा खाना लिख दिया, खाना। ठीक, घूमना, चलना, रोना। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन कौन से सकर्मक है, कौन कौन से अकर्मक है। तो क्वेश्चन करो सीधे सीधे। पढ़ना, पहला वाला, क्या पढ़ना? कुछ तो पढ़ रहा होगा, आंसर मिल जाएगा, या किताब पढ़ना होगा, या अखबार पढ़ना होगा, या पुस्तक, कुछ भी होगा। ठीक है, आपको आंसर मिल गया, तो ये क्या है? सकर्मक है। ठीक, क्या है? सकर्मक। दूसरा, खाना, क्या खाना? कुछ तो खा रहा होगा, दूध पी, मतलब जैसे रोटी खाए, चावल खाए, सब्जी खाए, कुछ तो खा रहा होगा, फल खाए, तो इसको भी सकर्मक। ठीक है, क्वेश्चन पूछना। अब बताओ घूमना, घूमना अकर्मक हो जाएगा। क्या घूमना थोड़ा ना कहोगे, किसको घूमना थोड़ा ना कहोगे, क्या और किसको से जवाब ही नहीं मिलेगा। घूमना तो सिंपल है, घूमना मतलब घूमना, क्या घूमना कहाँ कहते हो। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा अकर्मक, अकर्मक। ठीक है, चलना, चलना से क्वेश्चन करो, क्या चलना, किसको चलना, कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो सीधे सीधे अकर्मक, अकर्मक। ठीक है, रोना, रोना कैसा होगा? रोना मतलब रोना, क्या रोना, कैसा रोना, इससे क्वेश्चन तो आंसर जवाब तो नहीं मिलेगा, सीधे सीधे अकर्मक। ठीक है, तो ये सिंपल सा वे है कर्मक और सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अब देखिए सकर्मक और अकर्मक में मैंने सकर्मक के दो टाइप बताए थे आपको। एक पहले को मैंने आपको बताया था एक कर्मक, दूसरे को द्विकर्मक। ठीक, एक कर्मक और दूसरे को द्विकर्मक, नाम से ही लग रहा है। इसमें सिर्फ एक ही कर्म होगा और इसमें दो कर्म होंगे। एक कर्म वाले, वह खाना खाता है, अगर मतलब वह खाता है तो क्या खाता है? खाना खाता है, कुछ भी करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आपको एक ही कर्म मिलेगा। द्विकर्मक में क्या होगा? आपको दो कर्म मिलेंगे, जैसे मां ने बच्चे को दूध पिलाया। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। अब बताओ, क्वेश्चन बोलो, दूध मां ने, मां कौन है? करता है, क्या पिलाया? दूध पिलाया। किसको पिलाया? बच्चे को पिलाया। देखो दोनों मिलाया, क्या पिलाया? पूछो, दूध पिलाया, एक आंसर मिल गया, एक कर्म। किसको पिलाया? एक ये भी मिल गया, बच्चे को पिलाया। तो आपको दो दो अगर कर्म दिखते हैं तो सीधे सीधे द्विकर्मक हो जाएगा, और एक ही कर्म अगर मां ने दूध पिलाया होगा तो सिंपली वो एक कर्मक हो जाएगा, जैसे मां ने दूध पिलाया। ठीक है, ये सिंपल सा देखो एक ही कर्म है इसमें, मां ने क्या पिलाया? दूध पिलाया। तो किसको पिलाया, क्या पिलाया, कुछ नहीं पूछा है, तो सीधे पिलाया, तो एक कर्मक, ये द्विकर्मक। ये तो था आपका एक कर्मक और द्विकर्मक। अब कुछ मुख्य क्रियाएं आती हैं, उसके एग्जाम्पल नोट कीजिए। उन्हें हेडिंग डालनी है संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होगा देखिए, कुछ अदर टाइप की क्रिया हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला आप लोग डालेंगे संयुक्त क्रिया, ये अन्य प्रकार की क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या है देखिए, इसके जो टाइप हैं संयुक्त क्रिया के वो बहुत ज़्यादा है, यानी 9, 10, 11 टाइप के दिए होंगे आपकी बुक में। आप जिस किताब से भी पढ़ते हैं सिर्फ टाइप देख लेना कौन कौन से हैं। एग्जाम में आपके डायरेक्ट यही पूछेगा कि कौन सी क्रिया संयुक्त क्रिया है या नहीं, उनके इंडिविजुअल पूछना मुश्किल है। बाद में जब मैं आपको ग्रामर की तैयारी कराऊंगा, हिंदी व्याकरण के सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा उस समय वो आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा। ठीक है, वहां मैं आपको बताऊंगा। देखिए संयुक्त क्रिया क्या होता है, सीधी सीधी बात है, एक ऐसी क्रिया जो दो या दो से अधिक प्रकार की धातुओं के मेल से बनती है। यानी संयुक्त क्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक धातु। अब धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, यानी दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है
उसको आप संयुक्त क्रिया कहोगे। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक संयुक्त क्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रेरणार्थक क्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अकर्मक क्रिया है, ऐसे चलना है। ठीक है, तो सीधे सीधे डेफिनेशन लिख लीजिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से, ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से, धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया। ठीक है, पूरी डेफिनेशन लिखना, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब पेपर में आएगा एग्जाम्पल, कैसे इसको समझोगे। देखो, जैसे मैंने एक चीज लिखा, रमणी, क्या लिखा मैंने, रमणी सो चुकी, सो चुकी। ठीक है, अब देखना ये क्या है, अपने आप में दो प्रकार की क्रियाएं हैं इसमें। ठीक है, एक मुख्य क्रिया है, एक उसकी सहायक है, यानी एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक धातुओं को। तो देखो, एक सोना क्या होता था, एक क्रिया होती थी, सो उसका धातु। ठीक है, सो चुकी यानी दो या दो से अधिक, तो इसमें दो क्या आ रहे हैं, आपका प्रकार की क्रिया आ रही है, एक सो एक चुकी। तो ये क्या हो गया, अपने आप में संयुक्त क्रिया, यानी सो चुकी क्या है, एक संयुक्त क्रिया है। इसके अलावा इसके अंदर को क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे रेखा सोने लगी, वह पहुंच गया है, सब उसी के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे रेखा सोने लगी, सोने लगी। ठीक, ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार की संयुक्त क्रिया, या वह पहुंच गया। ठीक है, वह पहुंच गया, ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार की संयुक्त क्रिया है। तो इस प्रकार की जहां भी आपको क्रिया दिखती हैं जो एक दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनती है, उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे खाने लगा, खाना मतलब एक क्रिया होगी, लगा उसके साथ लगी है, खाने लगा, पढ़ने दो, आते जाते, ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया। जैसे अदर एग्जाम्पल लिख लीजिए, खाने लगा, खाने लगा। ठीक है, पढ़ने दो, पढ़ने दो, जाने लगा, जाने लगा। ठीक है, आते जाते, आते जाते, ये सब के सब क्या हैं, अपने आप में संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। अब आपसे देखना पेपर में पूछेगा कौन सी एक संयुक्त क्रिया, आप ध्यान रखना, संयुक्त मतलब उसको कंबाइन किए गए हैं, दो या दो से अधिक धातुएं लगी उसमें, खाने लगा, पढ़ने दो, जाने लगा, आते जाते, इस प्रकार की क्रियाएं क्या हैं, संयुक्त क्रियाएं हैं। कहीं कहीं आपको यौगिक क्रिया भी दिख सकता है। ठीक, तो ये क्या होता है, अपने आप में संयुक्त क्रिया के उदाहरण ये होते हैं। ठीक है, अब देखना एक मेन चीज आती है, जो ये संयुक्त क्रिया है, इसमें जो पहली क्रिया है, यानी जो पहला लिखा है मैंने, जैसे सोना, सोने, पहुंच, ठीक है, खाना, पढ़ने, जाने, आते, ये जो पहली क्रियाएं हैं, संयुक्त क्रिया की जो पहली क्रिया है वो मुख्य क्रिया होती है, जबकि जो दूसरी क्रिया है उसकी अर्थ में विशेषता लाती है। तो नोट करके लिखो, संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है, पूरा लिखना, संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है, जबकि दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता लाती है। अगर मैं रमणी सो लिखूंगा आप समझ नहीं पाओगे, जैसे रेखा सोने कहा समझ नहीं आएगा, वह पहुंच कहूंगा समझ नहीं आएगा। तो पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और जो दूसरी क्रिया होती है उसके अर्थ में विशेषता लाती है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो, मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो होगा ये क्या होगा, मेन होगा, यानी मुख्य क्रिया होगी। ठीक, और ये जो दूसरा है ये क्या होगा, अर्थ में विशेषता लाएगा, अर्थ में विशेषता, आपको मीनिंगफुल मिलेगा, मतलब ठीक, उसकी कोई ना कोई मीनिंग आ जाएगी, अर्थ में क्या लाएगा, विशेषता लाएगा। तो ये क्या होगा, संयुक्त क्रिया। अब देखो, आपकी किताब में दिया होगा, जिस किताब से भी आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं उसको ध्यान रखना, इसके जो प्रकार होते हैं, कहीं 11 दिया है, कहीं 10 दिया है, तो आप दोनों लिख लीजिए। मेनली आपकी जो लूसेंट में दिया होगा आप उसकी ओर जाना है। ठीक है, 10 और 11 भी दिया है, कहीं कहीं इसके 10 या 11 भेद होते हैं। तो क्योंकि देखो हिंदी ग्रामर है, अलग अलग विद्वान है हिंदी के, सब ने अपने अकॉर्डिंग उसको डिसाइड कर रखा है, तो कहीं 10 दिया, कहीं 11, शोध वगैरह चलते रहता है। ठीक है, तो जितना आपकी किताब में दिया होगा आप उसकी ओर जाना, स्ट्रॉन्ग किताब होनी चाहिए बस। ठीक है, ऐसी नहीं कि गली छाप किताब हो। तो ये तो आपका क्या हो गया, संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल और संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। अगला आप लोग हेडिंग डालेंगे सहायक क्रिया, क्या लिखोगे, सहायक क्रिया। ठीक है, अब देखिए सहायक क्रिया क्या होता है, क्रिया ही है, क्रिया को सिर्फ सपोर्ट करेगी एक चीज, उसको बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया। देखो क्या होगा सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप लोग किस में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हो। सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये पढ़ते हैं ना हम लोग रूल। तो उसी प्रकार से हिंदी में भी क्या होती है, एक सहायक क्रिया होती है। सहायक क्या करेगा, जो मुख्य क्रिया होगी, यानी मुख्य क्रिया के साथ
प्रयुक्त होकर वाक्य को जो पूर्ण अर्थ देती है। ठीक है, सीधे डेफिनेशन लिखो, मुख्य क्रिया के साथ जो मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया के साथ, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे इसको इंग्लिश में। ठीक है, प्रयुक्त होकर क्या करोगे, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर जो हमारा वाक्य होगा उसको क्या करेगा, पूर्ण अर्थ स्पष्ट प्रदान करेगा। ठीक है, वाक्य को पूर्ण ऑब्लिक स्पष्ट अर्थ प्रदान करेगा, स्पष्ट अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करता है कौन, सहायक क्रिया। अब आप कहोगे सर ये कैसे समझा एग्जाम्पल, जैसे इजमार बोलते थे ना हम वहाँ किसमें, इंग्लिश में, ये वो हेल्पिंग वर्ब उसी टाइप के होते हैं, वॉज, वर, इजमार, ये सब चीज़ें, इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, अब जाना क्या हो गया, क्रिया होगी, तो हूँ जो लगा है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखो, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, जो ये हूँ है इसमें क्या हो गया, हूँ सहायक क्रिया, तो हूँ के नीचे अंडरलाइन करके सहायक क्रिया लिख लीजिए। इसके साथ एक और एग्जांपल लिख लीजिए, वे हंस रहे थे, क्या करोगे, वे हंस रहे थे, हंस रहे थे। ठीक है, अब देखिए हंस रहे थे में कौन, वे हंस रहे थे, तो हंसना ही क्रिया होगी, तो उसके साथ जो पीछे से जो लगा होगा क्रिया के साथ जो अटैच हो रखा होगा, जो भी सेंटेंस को पूरा कर रहा होगा वो सहायक क्रिया होगी, तो रहे थे इसमें क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला आप लोगों ने लिखना है, इसको मैं इरेज करूंगा, नाम बोधक क्रिया, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, नाम बोधक क्रिया। बहुत से लोगों के समझ में नहीं आता कि नाम बोधक क्रिया क्या होती है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखो, नाम बोधक क्रिया में क्या होगा, जब कभी भी आप कोई संज्ञा वर्ड यूज करते हैं, मैं आपको संज्ञा पढ़ा चुका हूँ, और आप विशेषण का यूज करते हैं, यानी संज्ञा और विशेषण जहाँ कहीं यूज होता है उनके साथ अगर आप क्रिया लगाओगे तो क्रिया संज्ञा और विशेषण के साथ लगने के बाद जो क्रिया बनती है उसी को नाम बोधक क्रिया बोला जाता है। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप, संज्ञा तथा विशेषण के साथ क्रिया को जोड़ने से जो क्रिया बनती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, संज्ञा प्लस विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है। ठीक है, जो संयुक्त क्रिया बनती है, देखो संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया को जोड़ोगे आप, ध्यान रखना आपका आगे क्या होना चाहिए, या तो संज्ञा होनी चाहिए या विशेषण होनी चाहिए, पीछे उसके साथ क्रिया होनी चाहिए। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे एक नया वर्ड बनेगा, उसी को आप क्या कहते हैं, नामबोधक क्रिया कहते हैं। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, आप लिखोगे दुखी। दुखी क्या है, एक प्रकार की क्रिया, क्या है, विशेषण है, वो दुखी है कहते हैं, विशेषता ये कि उसकी दुखी है। इसके साथ मैंने होना लगा दिया, होना क्या अपने आप में क्रिया है। ठीक है, तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा, दुखी होना। क्या हो जाएगा, दुखी होना। तो दुखी होना अपने आप में क्या हो जाएगा, एक प्रकार की विशेषण हो, तो नामबोधक। तो दुखी के नीचे क्या लिखोगे, विशेषण। ठीक है, और होना के नीचे क्या लिखोगे, क्रिया, और इन दोनों को मिल के दुखी होना के नीचे क्या लिख दोगे, नामबोधक क्रिया, नामबोधक। ठीक है, तो ध्यान रखना एक विशेषण या संज्ञा में से कोई एक होगा, दूसरा क्या होगा, क्रिया होगी, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो नया जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, नामबोधक क्रिया कहेंगे। ठीक है, ऐसी एक नाराज लिख दो, दुखी जगह नाराज यानी नाराज प्लस होना यानी नाराज होना हो जाएगा, तो उस समय ये क्या हो जाएगा, नामबोधक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नाराज होना, तो ये नाराज क्या है, अपने आप में विशेषण है, वो नाराज है, विशेषता है उसकी, तो क्रिया क्या होगा, होना, तो नाराज होना क्या हो जाएगा, इसके साथ क्रिया, मतलब आपका ये नामबोधक क्रिया हो जाएगी। ऐसी कोई संज्ञा वर्ड आएगा, जैसे संज्ञा क्या करता है, भस्म कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, भस्म मतलब संज्ञा है, होना या करना को मतलब क्रिया है, तो भस्म करना क्या हो जाएगा, अपने आप में आपका नामबोधक हो जाएगा। ठीक है, जैसे भस्म लिख दो प्लस करना लिख दो इक्वल्स टू भस्म करना। अब देखिए, अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, ये संज्ञा लिख देना है। ठीक है, और इसके नीचे आप वही लिखोगे, क्या, यही मतलब संज्ञा के साथ क्रिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक चीज़ समझ में नहीं आया, आपने संयुक्त क्रिया बनाई, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था, ये भी यहाँ ऐसा ही है, उसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए
जब संयुक्त क्रिया होगी वहां पे धातु होंगे दो, देखना धातु या क्रियाएं जो भी कहते हो आप, ठीक है, क्योंकि क्रिया का ही पहला रूप धातु है और धातु अपने आप में क्रिया भी हो सकती है। तो दो या दो से अधिक क्रिया मिलके कहो या दो या दो से अधिक धातु मिलके कहो, उनसे जो नया टर्म बनेगा उसको आप संयुक्त बोलोगे। ध्यान रखना वो धातु या क्रिया होंगी। लेकिन अब बताओ, भस्म कहीं से कोई क्रिया है, नाराज कहीं से कोई क्रिया है, गरम कहीं से कोई क्रिया है, शीतल कहीं से कोई क्रिया है, मतलब ही नहीं होता, ये सिर्फ संज्ञा और विशेषण है, ठीक है। अब गरम कहूंगा तो गरम तो एक प्रकार की किसी चीज की विशेषता होगी क्योंकि वो गरम है। तो इस टाइप की जो चीजें होंगी ये नाम बोधक क्रिया में आएगा, जबकि जो वहां मैंने बताया था संयुक्त क्रिया, उसमें दो या दो से अधिक धातुएं आएंगी या दो या दो से अधिक क्रिया आएगी, ठीक है। अब के बाद आपका आता है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब पूर्वकालिक का मतलब क्या होता है, जो क्रिया पहले हो चुकी हो उसके बाद नई क्रिया की जा रही हो तो उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। जैसे आप अगर कोई काम करते हैं, उस क्रिया को करने के बाद कोई दूसरी क्रिया करते हैं तो पहले वाली क्रिया को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, किसी क्रिया को करने के बाद, किसी क्रिया को करने के बाद, किसी क्रिया को करने के बाद जब नई क्रिया की जाती है, जब नई क्रिया की जाती है, ठीक है, क्रिया की जाती है तो पहले वाली जो क्रिया होगी, यानी जो आप नई कर रहे हो उससे जस्ट पहले वाली, ठीक है, तो पहले वाली क्रिया को क्या बोलते हैं आप लोग, ये पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पहले आप क्या कहोगे, हम आपकी वीडियो देखते हैं फिर नोट्स बनाते हैं। तो आपने नोट्स बनाने का काम फिर किया और पहले क्या किया, वीडियो देखने का काम किया। तो देखने वाला जो काम हो गया वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, राम ने क्या लिखोगे आप, पुस्तक पढ़कर खाना खाया, यानी राम ने पढ़कर खाना खाया लिख दो, राम ने पढ़कर खाना खाया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने क्या किया, राम ने पढ़कर खाना खाया, यानी पहले उसने क्या किया, पढ़ा, फिर क्या किया, खाना खाया। तो पढ़ने की जो क्रिया होगी वो किसी को क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। या उसने घूमने के बाद आराम किया, पहले उसने क्या किया, घूमा, उसके बाद उसने आराम किया, यानी घूमने के बाद आराम किया, मतलब घूमना क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया होगी, आराम करना फिर बाद की क्रिया होगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया के। अब देखो आपके लास्ट के दो आते हैं, एक आता है और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसकी हेडिंग आप लोग लिखोगे, एक तो प्रेरणार्थक क्रिया, एक क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। दो शब्द लिखोगे, एक तो लिखोगे क्रियार्थक संज्ञा, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा लिखो, क्रियार्थक संज्ञा, इसको क्या बोलते हैं, देखो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, जब कभी भी जो क्रिया होती है वो संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तो उसी को क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन लिखो, जब क्रिया को संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है, जब क्रिया को संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है, संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है, प्रयोग। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो सेंटेंस होगा उसमें आपको नाउन नहीं दिखेगा, क्रिया दिखेगी और लगेगा आपको यही संज्ञा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक। अब देखिए जब आप ये लिखते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना तो एक प्रकार की क्रिया होगी और यही अपने आप में यहाँ नाउन दिख रहा है, तो ये नाउन के रूप में इसको प्रयोग किया गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जैसे खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो खेलना उस टाइम पे क्या हो गया, स्टार्टिंग है, वो जो वर्ब है एज ए नाउन यूज किया जा रहा है, तो वहां पे वो क्या हो गया, क्रियार्थक संज्ञा हो गया, ठीक। और अंतिम जो लिखोगे उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उसको लिखोगे प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जो प्रेरणा मिलती है, ठीक। और इसको छांटना पेपर में आता है कि कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखो सकर्मक पता चल गया, अकर्मक पता चल गया, संयुक्त पता चल गया, नामबोधक पता चल गया, प्रेरणार्थक पता चल जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा पता चल जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है,
इसका सीधा सीधा मतलब है जिन क्रियाओं से, ध्यान सुनना, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि जो करता है वो कोई कार्य स्वयं न करके किसी अन्य को उस कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, तो जिन क्रियाओं से यह पता चलता है, सीधे सीधे लिख दो, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है, डेफिनेशन आप लिखोगे। ठीक है, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि जो कर्ता होता है किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को उस कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो क्या लिखोगे, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है, यानी एक प्रकार की क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है जिसके तहत जो करता है स्वयं कार्य नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, बल्कि किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। अन्य को क्या देगा, प्रेरणा देगा। तो ऐसी क्रिया हमें क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बहुत इजी है, प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, यानी कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य को उस कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो ऐसी जगह किसका बोध होता है, मतलब इस प्रकार की चीजें दिखेंगी, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो, अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक पढ़वाई। ठीक, अब देखो क्या हो सकता है एग्जाम्पल, अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक पढ़वाई। ठीक है, अब देखिए पढ़वाई लिखा है या पढ़वाई लिख दो। ठीक है, अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक पढ़वाई। अब देखो अध्यापक ने खुद तो नहीं पढ़ी, उसने क्या किया, करता अध्यापक था, इसने खुद नहीं पढ़ी बल्कि किसी से वो काम करवा रखा है। तो ये पुस्तक पढ़वाना जो है, पढ़वाई जो है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऐसे ही मालिक ने नौकर से काम करवाया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, मालिक ने नौकर से काम करवाया, मालिक ने नौकर से काम करवाया। ठीक है, अब देख लीजिए ये खुद तो नहीं कर रहा मालिक, लेकिन किसी से करवा रहा है। तो आपको साफ साफ बोध हो रहा है कि वो खुद नहीं कर रहा करता, बल्कि किसी के द्वारा वो काम किया जा रहा है। तो करवाया यहाँ पे क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब पेपर में आप सेंटेंस तो दिया नहीं होगा, सीधे सीधे वर्ड दिए होंगे, कौन से होंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इस अध्यापक और मालिक है इसको हाईलाइट करेंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे, प्रेरक करता, यानी जो प्रेरणा देता है। ठीक है, प्रेरक करता, इसके नीचे क्या लिखोगे, इनको बोलते हैं प्रेरक करता। और जिससे करवा रहा है, यानी जो काम करवाया जा रहा है, जिससे वो करा रहा है, उसको बोलते हैं प्रेरित करता। क्या बोलते हैं, प्रेरित करता। जो यानी बच्चे और नौकर क्या होंगे, प्रेरित करता। ठीक है, ये तो ध्यान देना। अब पेपर में क्वेश्चन आता है प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे, ऑप्शन दिए होंगे 4, कहीं सकर्मक, अकर्मक, इस टाइप का दिया होगा। तो आप खुद समझ जाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे क्या लिखोगे, करवाया, पढ़वाया, घुमाया, इस टाइप की चीजें। ठीक है, कटवाया, उठवाना, चलाना, लिखवाना, यानी किसी दूसरे से अगर आप करवाओगे तो हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लो, लिखवाना, ठीक है, उठवाना, चलवाना। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अलावा, पढ़वाना, कटवाना। ठीक, यानी ये सब के सब जितने लिखे हैं मैंने, आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, वो खुद नहीं कर रहा होगा, कोई किसी से करवा रहा होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। इसी के साथ आपकी क्रिया का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आपकी बुक में कुछ अलग भी चीजें दी होंगी, नई चीजें ऐड की होंगी, जैसे यौगिक क्रिया दिया होगा। समझ जाना, यौगिक में 2 या 2 से अधिक धातुएं हैं। ठीक है, वो सिमिलर होगा, संयुक्त ही है वो। ठीक, कोई अलग नहीं है। कुछ अलग टाइप के दिए होंगे, नाम धातु, इस टाइप की, वो लूसेंट की किताब से अच्छे से तैयार करना। इस वीडियो के साथ साथ इसकी मदद लेके तैयार करना। कल शाम को 4 बजे हम लोग लाइव क्विज पे मिलेंगे। आपको फिर आज का जो टॉपिक होगा, जो होमवर्क का टॉपिक होगा, वो नया नहीं मिलेगा। आपको उसी टॉपिक को रिवाइज करके कल के टॉपिक की तैयारी करने। मंडे से उत्तराखंड के सेशन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।